नमस्कार। आज का लेक्चर का टॉपिक है द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का मतलब है जब कोई हम मटेरियल्स नानो स्केल पे बनाते हैं तो उसका बिहेवियर उस बल्क साइज मटेरियल से कैसे डिफरेंट होता है। अब मटेरियल्स के बनाने का जहाँ तक प्रश्न है, किसी मटेरियल्स को कैसे बना सकते हैं, तो मटेरियल्स को बनाने का हमारे पास जो अभी तक बहुत वर्णित, बहुत विस्तार रूप से जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो मेथड्स हमारा केमिकल बेस साइट्रेट प्रिकर्सर मेथड है, को प्रेसिपिटेशन मेथड्स है, शोल्जल मेथड्स हैं, बॉल मिलिंग फिजिकल मेथड से भी हम नानो मटेरियल्स को लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, बायोलॉजिकल टेक्निक से भी हम मटेरियल्स को बना रहे हैं, और अभी हाल ही में 2-3 साल से हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी कुछ मटेरियल्स को, नानो मेडिसिन्स को हम बना रहे हैं बहुत लार्ज स्केल्स पर। तो क्या जब कोई नए मटेरियल्स को हम बनाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वह प्रॉपर्टी जो बल्क साइज मटेरियल है वही है या डिफरेंट है? ये सारे बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। तो जब कोई हम नया मटेरियल्स को बनाते हैं तो उसका अपना एक नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना एक नया साइंस होता है, उसकी अपनी एक नई प्रॉपर्टीज होती है। तो सिंथेसिस करने के बाद जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है, वह इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ सारे बिहेवियर्स चेंज हो सकते हैं। तो मैं इसमें एक एक करके हर एक प्रॉपर्टीज पे थोड़ी थोड़ी मैं प्रकाश डालूँगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि आखिर ये मटेरियल्स जो होते हैं, पहली बात मैं चर्चा करता हूँ कि ये मटेरियल्स का साइज रिड्यूस होता है, जब छोटा होता है तो आखिर उसका बिहेवियर क्यों बदलता है। तो सीधी सी बात है, जब बड़े मटेरियल्स को आप छोटे मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो आप पहले के केमिकल बॉन्डिंग हैं वो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जब नए केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं तो उसकी फर्मी एनर्जी चेंज हो जाती है, उसका डेंसिटी ऑफ स्टेट चेंज हो जाता है, आयंस का माइग्रेशन क्रिस्टल के अंदर एक साइड से दूसरे साइड चेंज हो जाता है। तो नया साइंस, नया फेनोमेनन और नई प्रॉपर्टी होना तो स्वाभाविक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है वो नैनो स्केल में जाने के बाद अलग होता है, जो बल्क साइज में नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि नैनो साइज में प्रॉपर्टी होने के जो होते हैं वही बल्क साइज में भी होते हैं। वो डिपेंड करता है मेथड ऑफ सिंथेसिस पर, किस मेथड से बना रहे हैं, कितने टेम्परेचर आपने उस मटेरियल्स को बनाने में यूज किया डिफरेंट प्रोसीजर्स में, है ना। तो छोटे मटेरियल्स में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब मटेरियल का साइज छोटा होता है तो सरफेस रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, सरफेस पर वॉल्यूम रिएक्शन चेंज हो जाता है, क्वांटम कन्फाइनमेंट फेनोमेनन इमर्ज हो जाता है। और क्वांटम कन्फाइनमेंट में जो पार्टिकल इन बॉक्स बिहेवियर है, जिसमें हम लोगों ने एक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टिकल्स इन बॉक्स लाइक बिहेवियर इज इक्वल टू n² h² बाई 8ml²। वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी यूजफुल होता है। तो फिर नैनो स्केल में जाने के बाद कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती है। वो प्रॉपर्टी है सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, कलेक्टिव मैग्नेटिक साइटेशन है, एक रैंडम एनोसोट्रॉपी बिहेवियर होता है, मेटा स्टेबल कैटायन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पिन कैंटिंग फेनोमेनन आता है। ये सारी चीज़ें नैनो फेज में इमर्ज होता है, which are not relevant in the bulk size material। इसे कुछ एग्जांपल्स में बताना चाहूँगा आपको। ये टेबल के फॉर्म में है, हाँ, टेबल के फॉर्म में है कि कोई मटेरियल्स
बल्क साइज में है तो वो कुछ और प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जब वो नानो साइज में जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये जनरली ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, लेकिन जब इसका नानो साइज बनाते हैं, स्मॉल पार्टिकल साइज बनाते हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। उसी तरह Fe है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, लेकिन ये जब नैनो साइज में जाते हैं तो ये सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पर मैं आगे चल के स्पेशल प्रकाश डालूंगा उस पर। उसी तरह Gd है और Tb है, ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन जब ये नैनो साइज में जाता है तो ये भी सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। क्रोमियम है, ये रियली एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन नैनो साइज में ये फ्रस्ट्रेटेड पैरामैग्नेटिक मटेरियल शो करने लगता है। अब फ्रस्ट्रेटेड पैरामैग्नेटिक का मतलब है, पैरामैग्नेटिक को हम समझ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है उसका स्पिन कैंटिंग बिहेवियर जो है वो ऑर्डर्ड नहीं है, डिसऑर्डर्ड मौसम में है। क्रिस्टल जब उसका आप एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से जब उसका आप फेज को देखेंगे तो फेज में जो है इम्प्योर फेज, नॉइज उसके फेज में दिखेगा, प्योर क्रिस्टलिटी नहीं दिखेगा। तो वहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर शो कर रहा है क्रोमियम। उसी तरह RH है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन जब ये स्मॉल साइज में बनाते हैं ये फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेके कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बल्क साइज में बिहेवियर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, लेकिन जब वो स्मॉल पार्टिकल साइज, नैनो साइज बन रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जा रही है ना। तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ रिड्यूस साइज जो है मेटल्स का बदल जाता है जब साइज छोटा होता है। ये सब का कारण है सरफेस रिएक्टिविटी और क्वांटम कन्फाइनमेंट फेनोमेनन है। अब कुछ हम अब नैनोमीटर्स की बात जो हम पहले कर चुके हैं। हम जानते हैं कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐसा पार्टिकल्स हैं जिसका क्रिस्टलाइन साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एटलीस्ट 1 डायमेंशन होता है। अब ये 1 नैनोमीटर्स कितना हो सकता है? हम सब जानते हैं एक हाइड्रोजन एटम्स का जो डायमीटर होता है वो 0.1 नैनोमीटर होता है। अगर हम 10 हाइड्रोजन एटम्स एक लाइन में रख दें तो 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यानी एक एटम जो मटेरियल का सबसे छोटा कण है उसका डायमीटर, उसका साइज 0.1 नैनोमीटर है, और 10 एटम को हम रख दें एक लाइन में तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो इस तरह एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। तो एक नैनोमीटर्स का साइज 10⁻⁹ मीटर होता है। हाँ, हमारा जो थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर है, मानव का जो बाल है वो 80,000 नैनोमीटर्स के इक्विवेलेंट है। हाँ, तो उसी तरह जो हमारे कुछ नैनो ट्यूब्स हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वायरस का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है, वो भी नैनोमीटर से लेके माइक्रोमीटर्स में होते हैं। अभी कोरोना वायरस की चर्चा काफ़ी हो रही है पूरी दुनिया में, जिसने तबाही मचा रखा है मानव जीवन को। वो कोरोना वायरस का भी साइज नैनोमीटर्स में है, 75 नैनोमीटर्स उसके साइज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेजर किया गया है। तो इस तरह नैनोमीटर जो है ये एक क्रिस्टल का साइज है, और इस साइज को हम विभिन्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ग्रेन साइज को देख सकते हैं, एक्चुअल पार्टिकल साइज को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हाँ, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे मेजर कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पर। अब ये भाई स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला काम जो हम इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो पहला फर्स्ट काम हमने क्या किया, एक मटेरियल्स को बनाया। वो मेथड्स केमिकल मेथड हो सकता है, बायोलॉजिकल मेथड्स हो सकता है, फिजिकल मेथड्स हो सकते हैं, कुछ भी मेथड्स हो सकते हैं। मटेरियल्स को बनाने के बाद पहला कार्य है हमारा कि ये वेदर द मटेरियल इज फॉर्म्ड और नॉट, यह मटेरियल बना या ना बना, इसकी सत्यता की जांच हम लोग करते हैं। तो इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे?
तो इस तरह की सत्यता की जांच कि मटेरियल्स बना या ना बना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को स्ट्रक्चरल फीचर के लिए हम कुछ देर तक एनीलिंग करते हैं मफल फर्नेस में, है ना। एक कंट्रोल्ड फर्नेस होता है जिसमें हीट एनर्जी बाहर नहीं आती है, और हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस तरीके से हम एनीलिंग करते हैं, और ये देखा जाता है किस टेम्परेचर पे उस मटेरियल की इम्प्योरिटीज़ हट निकल जाती है या प्योर फेज मटेरियल बन जाता है। तो उसको करने के लिए, उसको करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर जो हमारा कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, उस एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से हम उसके फेज को मेजर करते हैं और उसके पार्टिकल साइज को मेजर करते हैं। तो पार्टिकल साइज निकालने के लिए हम सेरर फार्मूला को यूज करते हैं। सेरर फार्मूला होता है कि 0.9 लेमडा बाय बीटा कॉस थीटा। तो हाँ, लेमडा जो है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे रेडिएशन यूज्ड। वो बीटा जो है वो उस एक्सआरडी पैटर्न का जो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम है वो है, और थीटा जो है वो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन एंगल है। तो इस तरीके से हम पार्टिकल साइज को उस फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो हमें वो एक्सआरडी पैटर्न्स में जो पिक्स आते हैं, इंटेंसिटी पिक्स जो आते हैं, उस पिक्स को हम ICDD डाटाबेस से मिलाते हैं। तो वहाँ से मिलाने के बाद हम कहते हैं कि अगर किसी केमिकल्स के फार्मूला से वो मैच कर रहा है तो हम कहते हैं कि मटेरियल्स जो है ये कंपाउंड का बना हुआ है। तो फर्स्ट काम हो जाती है स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन में XRD से हम उसके साइज और फेज को मेजर करते हैं। जब साइज और फेज मेजर हो जाते हैं तो हम उसके इंटरप्रेनर डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम आप जानते हैं ब्रैग्स फार्मूला इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा। तो आपके पास वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लेमडा है, थीटा है, तो आप वहाँ से इंटरप्लेनर डिस्टेंस d को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस d को कैलकुलेट कर लिया तो आप लैटिस कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। फॉर जैसे एग्जांपल्स हम क्यूबिक क्रिस्टल का लैटिस कांस्टेंट का फार्मूला होता है d इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो लैटिस कांस्टेंट निकल गए वहाँ से। तो लैटिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं, एक्सरे डेंसिटी को निकाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चरल फीचर को हम इस एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से निकाल सकते हैं। दूसरी कुछ अदर टेक्निक्स हैं जैसे WH प्लॉट्स है, रिटवेल्ट एनालिसिस है, वो भी कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप स्ट्रेन को निकाल सकते हो, क्रिस्टलाइन साइज को निकाल सकते हैं, अदर लेटेस्ट पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। तो हम इस मॉडर्न साइंटिफिक टीम का यूज करके पूरे स्ट्रक्चरल फीचर को XRD से हम दिखा सकते हैं। अब एक तीसरा प्रश्न है, दूसरा है कि इसके बाद आती है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे हम क्या करते हैं, तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जनरली यूज इसलिए होता है कि जब मटेरियल नानो साइज बनते हैं तो उसकी सरफेस रिएक्टिविटी बढ़ने से सरफेस पर जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का डोमिनेंट हो जाता है। तो वहाँ एग्लोमरेशन शुरू हो जाते हैं। तो एग्लोमरेशन से नानो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो माइक्रोन साइज मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर स्केल दिया रहता है तो ग्रेन साइज भी हम देख सकते हैं वहाँ से, है ना। उसके बाद ग्रेन साइज देने के बाद पोरोसिटी को देख सकते हैं। तो मटेरियल्स में अगर पोरोसिटी बनता है तो कहते हैं मटेरियल्स का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो जाता है, पोरस मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है, हाँ। तो इस तरह उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है, हाँ। अब आ जाती है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पर कुछ मैं बाद में चल के मैं कुछ ग्राफ्स भी आपको बताऊंगा। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि उस मटेरियल्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, डिटरमाइन करता है। इस तरह मटेरियल्स कितना साइज का बना है, उसके मॉर्फोलॉजी कैसे हैं, उसके लैटिस कांस्टेंट कितने हैं, उसके इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितने हैं, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट हम इस चीज़ों से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ बातों की और चर्चा करते हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी सिंथेसिस पर भी डिपेंड करता है। आप इस तस्वीर को अगर आपको दिख रहा है, देखेंगे कि पुराने ज़माने में लोग मटेरियल्स को कैसे बनाते थे। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी था और अभी पुनः उसका रिवाइव हुआ है, अगर आप लोग विज़िट किए होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी तो वहाँ पर एक चूल्हा दिखाया गया होगा आपको, वहाँ के मेंटर्स ने दिखाए होंगे कि जिस चूल्हा के अंदर मेटलर्जी का भी काम होता था, खाना बनाने का भी काम होता था, तो सोचिए हमारा एनिशिएंट विस्डम कितना ग्रेट था। उस ज़माने में
वहाँ पर चूल्हा में लोग मेटलर्जी का काम करते थे मटेरियल्स बनाने में। तो और अभी हम लोग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे एनीलिंग करते हैं फर्नेस वगैरह में। तो उस समय का जो हमारा मेथड ऑफ सिंथेसिस था, और उस समय भी मटेरियल्स काफ़ी बनते थे हमारे देश में, दुनिया में, राष्ट्र में, हैं। और तो हमारा एक इंस्टेंट विस्डम था। दूसरे आप देखेंगे आयुर्वेदिक भस्म का नाम सुना होगा आपने। और जनरली भस्म और नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल। अब उस भस्म को जो बनाने की विधि है, उसमें कहते हैं कि कुछ हम हर्बल इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं, फिर उसको हम कैल्सिनेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल फर्नेस से या अदर भी मेथड्स बनाए जाते हैं। उसमें हर्बल इंग्रेडिएंट डाल के बार बार हम इसको हीटिंग एंड क्वेंचिंग करते हैं। तो हीटिंग एंड क्वेंचिंग के बाद ये जो ऐसा होता है, मटेरियल्स का जो बल्क साइज होता है वो सुपरफाइन पाउडर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और वो सुपरफाइन पाउडर जो है नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। तो ये भस्म को आज हम 21वीं शताब्दी में कह रहे हैं, दिस भस्म आर ए नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश के ऋषि मुनि जो ये भस्म कभी बनाते थे, तो सोच सकते हैं कि वो भस्म का बनाने की विधि कितनी पुरानी थी। उन लोगों को उस समय पता था ये सूक्ष्म पार्टिकल है, और ये सूक्ष्म रोग से बड़े बड़े रोगों तक में काम का में आएगा। तो आज पूरे मॉडर्न साइंटिफिक टूल के आने से हम कह रहे हैं उस भस्म को कि ये सूक्ष्म पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल्स है, नैनो मेडिसिन। तो यह नैनो मेडिसिन की प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों को पता था, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था। तो ये जो हमारा नामांकन है, ये चीज़ नहीं था। मैंने आगे चल के भी मैं बताऊंगा कि इस तरह का नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल की प्रॉपर्टी हमारे मोर में कैसे होता है, पिकॉक में होता है, लोटस लीफ में होता है, गुलाब के फूल में होता है। हाँ, तो प्रकृति की एक सजावट है, प्रकृति एक कुछ स्ट्रक्चर को ऐसा बनाती है जो स्ट्रक्चर बहुत स्पेशल गुण को बताता है। तो मेथड ऑफ सिंथेसिस जो है, ये इलेक्ट्रिकल मफल फर्नेस है, हमारा चूल्हा का मेथड्स है। हम कभी कभी किसी औषधि को दिव्य औषधि भी कहते हैं। हाँ, नाम सुना होगा, दिव्य औषधि है। हाँ, ये दिव्य टैबलेट कहते हैं हम, है ना। तो ये दिव्य वर्ड क्यों जाया जाता है कि आप उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं साउंड का। कहा जाता है साउंड का जो मंत्रों का वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन के साथ जो है सिंथेसिस प्रोसेस जो हमारे हैं, उसका कम्बिनेशन जो है बहुत इफेक्टिव होता है। वो सब पर डिटेल स्टडी की आवश्यकता है। हाँ, उस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा पाया गया है, बहुत सारे शोध पत्रों में देखा गया है कि मंत्रों का जो वाइब्रेशन होता है, वो क्वांटम वाइब्रेशन का, उसके साथ जो सिंथेसिस हम करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो बहुत उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पर बहुत अच्छा होता है। और हमारा बॉडी का जो डिफरेंट सेल है, जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका मोशन भी चेंज होता है, और इससे हमारे पूरे बॉडी का एनर्जी लेवल चेंज होता है। हाँ, पूरे बॉडी का एनर्जी लेवल चेंज होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ, अगर अब ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, तो मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक अभ्रक भस्म, स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन की बात मैं अभी कर रहा हूँ। तो एक अभ्रक भस्म का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप अगर पिक्चर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। आप वो पिक्चर देखेंगे, हाँ, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। हाँ, उसी तरह पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने से क्या होता है, एक्शन जो है उस मेडिसिन का जो है शरीर पर बहुत बेटर एक्शन होता है। कहा जाता है कि वो दवाई का कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसी तरह सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की चर्चा मैं पहले भी किया हूँ। सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने से क्या होता है, इस मटेरियल का साइज छोटा होता है, उसकी कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी बहुत स्मॉल होता है, और वह मटेरियल काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अब दूसरा, जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आप ये, हाँ, आप देखेंगे, ये आपको पिक्चर अगर दिख रहा है हल्दी का, तो देखेंगे कि पीला हल्दी है, उसके बगल में 5 घंटा अगर किसी मटेरियल को हम बनाए हैं, तो उस मटेरियल्स का वो 5 घंटे का मिलिंग करने के बाद उसका स्ट्रक्चर लाल होते जा रहा है। जब 10 घंटा हमने हीट किया है, और उसका प्रॉपर्टी जो है लाल हो गया है। यानी जब स्ट्रक्चर बदल रहा है तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी बदलने से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर।
और तीनों का साइज भी अलग अलग है। तो पीले हल्दी के बदले लाल हल्दी मिल रहे हैं। तो ये अब अगर इस मटेरियल्स को मार्केट में लाते हैं, अगर मार्केट में लोगों को आयुर्वेदिक कंपनी को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को कहते हैं, तो कहेगा भाई लाल हल्दी कहाँ से आ गया। तो आप उसको नैनो टेक्नोलॉजी बताएंगे, नैनो साइज इसका पार्टिकल साइज है, तो उसको समझने में थोड़े समय लग सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के बदलने से उसका जो ऑप्टिकल इमेजेज है वो बदल जा रहा है। उसके बगल में हमने इसलिए फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रम को भी दिखाया है कि विजिबल रीजन में वो लाइट दिख रहा है। हमने यूवी विजुअल एनआईआर के स्पेक्ट्रम को भी दिखाया है। तो इस तरीके से मटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, बदल रहा है, क्योंकि क्रिस्टल साइज बदल रहे हैं, है? तो स्ट्रक्चर को बनाने का ये बॉल मिलिंग से बनाया हुआ मटेरियल है। अब इसी का मैं FTIR स्पेक्ट्रम और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको दिखा रहा हूँ। आपको अगर ये FTIR दिख रहा होगा तो आप देखेंगे कि 5 आवर 10 आवर्स जो और नॉर्मल हल्दी का जो पाउडर है, तीनों का FTIR स्पेक्ट्रम लगभग बराबर होता है। तो इसके जो अंदर के कोवैलेंट नेचर होते हैं, जो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहता है, उस फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसके स्ट्रक्चर हैं, जो अंदर बाहर के सरफेस मॉर्फोलॉजी हैं, उसमें कोई चेंजिंग होता है। उसके ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर डिसऑर्डर्ड पाए जाते हैं। यानी हैमरिंग करते हैं अगर बॉल मिलिंग से हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो हम उसके शेप साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अंदर के इंट्रिंसिक बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकते। तो बाहर के सरफेस मॉर्फोलॉजी के चेंज होने से उस मटेरियल का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बिहेवियर चेंज हो जाता है, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस चेंज हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है दिस मटेरियल इज बिहेव लाइक ए न्यू फंक्शनल मटेरियल, ट्रीटेड एज ए न्यू फंक्शनल मटेरियल, एंड उसको हम प्रोडक्ट के रूप में अलग से हम व्यवहार में भी ला सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मटेरियल्स ये हो जाता है। राइट? हाँ, अब हम चलते हैं आगे। इसी तरह हम पुनः स्ट्रक्चर की बात ही अभी कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ मैंने एक शंख भस्म का एक पाउडर दिखाया हूँ, बगल में शंख भस्म को दिखाया हूँ, और उसके बगल में हमने शंख भस्म और ताम्र भस्म दोनों का हम FTIR दिखा रहे हैं। तो आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, ये शंख भस्म और ताम्र भस्म दोनों का FTIR अलग अलग स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं, क्योंकि हर्बल इंग्रेडिएंट जो हम लेमन, एलोवेरा ये सब यूज कर रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट इसमें आते हैं और उससे पूरा उसके फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बनाए हुए मटेरियल्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये वन ऑफ द रीज़न हो सकते हैं। तो अगर कोई रिसर्चर हैं, वो भस्म को बना रहे हैं एज ए नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल, कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, वो उस मटेरियल को यूज करते आ रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट योर रिसर्च टू द ट्रीटमेंट ऑफ द आयुर्वेदिक फिजिशियंस। आप उस दोनों के बीच के कड़ी को जोड़ सकते हैं, समाज को एक नया दिशा दे सकते हैं शोध के क्षेत्र में। अब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ में हमने अभी तक देखा कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से, वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर से, और उस वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर से नहीं, स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन को हम एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से प्लस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेजरमेंट से, FTIR से, AFM STM से हम मेजर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे। हाँ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं हम, है ना। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को हम मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जनरली हम इम्पीडेंस एनालाइजर से मेजर करते हैं, और मल्टीफेरोइक सिस्टम्स भी होते हैं। तो कहा जाता है कि ये आखिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी मटीरियल का इलेक्ट्रिक किसी मटीरियल्स का अगर रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा आता है, तो कहा जाता है उसका एडी करंट लॉस मिनिमम होता है। तो ये एडी करंट लॉस मिनिमम होने से क्या है, वो मटेरियल जो है एनर्जी मटेरियल्स के रूप में यूज होता है।
एक अगर डायलेक्टिक बिहेवियर की तस्वीर आपको यहाँ दिख रही होगी तो आप देखेंगे ये मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग बी का पब्लिश पेपर है। ये हमारे साथ इस रिसर्च में हमारे NPL CSIR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK कोटनाला एंड ज्योति शाह जी भी हैं। इसमें इस मटेरियल को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस पर हम लोगों ने यूज़ किया है, तो इसका जो है लॉस बहुत मिनिमम हुआ है। तो हम लोगों ने इस मटेरियल को एज्यूम किया कि दिस मटेरियल में भी यूज़फुल इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है। तो इस मटेरियल्स को हमने केमिकल मेथड से बनाया था और इसकी हमने इम्पीडेंस एनालाइजर से इसके पूरे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को, डायलेक्ट्रिक बिहेवियर को मैंने किया। तो कहा जाता है ये जो इम्पीडेंस एनालाइजर इक्विपमेंट्स है, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसमें यूज होता है इसके प्रिंसिपल पर। अब जब रेसिस्टिविटी हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो डायलेक्ट्रिक बिहेवियर जो है, ये डायलेक्ट्रिक बिहेवियर को हम विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी भी मेजर करते हैं और विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी मेजर करते हैं, दोनों तरह बिहेवियर करते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हमारे इस इक्विपमेंट्स में रहता है। तो आप डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में इसके पूरे डायलेक्ट्रिक बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जहाँ तक बात है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग +2 स्कूल्स लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। आप कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ में फोर्स पढ़ते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वहाँ 1/4πε0 क्या है, दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जिसकी वैल्यू आप कहते हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप नए मटेरियल्स को बना सकते हैं और उसके बनाने के बाद उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर कर सकते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो पूरे एक रिसर्च के बड़ा डाटा हमारे पास मौजूद हो सकता है। हाँ, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे मेजर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब हम मेजर कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आ जाती है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है कि हिस्टैरिसीस लूप होते हैं और उस हिस्टैरिसीस लूप के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन को मेजर करते हैं, कोर्सिविटी को मेजर करते हैं, रिटेंटिविटी को मेजर करते हैं, ससेप्टेबिलिटी, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, स्क्वायरनेस रेशियो एंड सो ऑन, ये सब मेजर करते हैं। अब कहा जाता है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है डाटा स्टोरेज में, परमानेंट मैग्नेट को बनाने में, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वाटर प्यूरिफिकेशन, माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन एंड सो ऑन, बहुत सारे एरिया में मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है। तो जब मटेरियल्स मैग्नेटिक है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्विपमेंट्स होता है वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर या एस्क्विट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके पूरे मैग्नेटिक पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। तो जो मैग्नेटिक पैरामीटर्स मेजर करने के बाद उसके वैल्यूज़ को हम देखते हैं, कहते हैं कि ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। इस तरह मटेरियल की प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं। तो आखिर ये मैग्नेटिक पैरामीटर्स का क्या, आपके पास ATM कार्ड है, ATM कार्ड में भी आप देखे होंगे सिम है, उसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल का लैपिंग है। आप CD देखते होंगे, CD में भी मैग्नेटिक मटेरियल का लैपिंग है। ये चुंबकीय क्षमता जो है, चुंबकीय गुण जो है, इसका बहुत सारा यूज है। हमारे वाटर प्यूरिफिकेशंस में हम क्या देखते हैं, अगर किसी मटेरियल्स में चुंबकीय गुण होता है, उसकी सरफेस रिएक्टिविटी उस मटेरियल की काफ़ी हाई होती है, तो वो मटेरियल जो है आयरन, लिक्विड के, वाटर के, फ्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये चुंबकीय क्षमता वाले जो मटेरियल हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अब इस मटेरियल का जो साइज होता है, इस साइज पर भी इसका प्रॉपर्टी निर्भर करता है। एक होता है हार्डनेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हार्डनेस को देखा जाता है कोर्सिविटी के आधार पर। अब ये कोर्सिविटी भी जो है, ये साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे जैसे मटेरियल्स का साइज चेंज होता है, वो कोर्सिविटी भी बदलते रहता है। तो इसमें कहा जाता है मल्टी डोमेन पार्टिकल्स है, सिंगल डोमेन पार्टिकल है और सुपर पैरामैग्नेटिक पार्टिकल है। तो 3 तरह का डोमेन स्ट्रक्चर है। तो जब मल्टी डोमेन स्ट्रक्चर होता है तो उस समय कोर्सिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल्स होता है। जब वो
मल्टी डोमेन के केस में जब सिंगल डोमेन पार्टिकल्स होना शुरू हो जाता है, फिर वो बिहेवियर जो है 1/r⁻6 के ट्रेंड की तरफ जाने लगता है। और जब सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होने लगता है तो फिर वो बिहेवियर r⁻3/2 के ट्रेंड में जाने लगता है। यानी ये कोर्सिविटी जो है जिसके आधार पर मटेरियल का हार्डनेस डिफाइंड होता है, ये कभी आर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आर पर डिपेंड करने के लिए एक कोई यूनिफॉर्म सिस्टमैटिक अभी तक का डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट, अब दूसरा है एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में या स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में एक स्पिन कैंटिंग बिहेवियर भी आता है। स्पिन कैंटिंग क्या है? स्पिन कैंटिंग क्या है? जो एटम्स का अपना एक स्पिन है। तो जब आप उसको नैनो साइज में ब्रेक करते हैं तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और न्यू बॉन्ड्स बनने लगते हैं, तो वो स्पिन जो है डिसऑर्डर मोशन में हो जाता है। तो इस डिसऑर्डर मोशन के कारण भी मटेरियल्स का स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सारे चेंज हो जाती है। तो इस स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा महत्व आप एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर में हम जब देखते हैं कि एक मटेरियल का जो फेज है वो फेज में नॉइज बहुत है, तो वो नॉइज होने का मतलब हम समझते हैं कि डिसऑर्डरनेस मटेरियल में ज़्यादा है, प्योर क्रिस्टलिनिटी उसमें नहीं है, अमॉर्फस नेचर है। अब हम आ जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किया, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की बात किया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात किया, तो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी और एनर्जी बैंड गैप, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निर्माण में, IR रेडिएशन ब्लॉकिंग, रेडिएशन के क्षेत्र में, बायोलॉजिकल इमेजिंग के फील्ड में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अब ये है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है किन किन कारणों से होता है। तो पहला इसमें कुछ कारण है जिसके कारण हमारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, एनर्जी बैंड गैप है, सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस है, कन्फाइनमेंट ऑफ एनर्जी है, लाइट ड्यू टू थर्मल इफेक्ट है, इम्प्योरिटीज और लैटिस इफेक्ट है, स्पेक्ट्रम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, appearance of color due to doping, substitution and presence of other impurities or charge of material during material composition or preparation। तो लाइट पल्स कहता है, कॉल्ड रेडिएशन कब कहलाता है? जब each light pulse exist for a period of 10⁻⁸ सेकेंड। तो जब हम लाइट को रेडिएशन को मटेरियल्स पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो के हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर हायर एनर्जी स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो वहाँ से जो लाइट इमिट होता है उसको हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और वहीं पर हम डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स वगैरह निकालते हैं, फिर ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को देखते हैं, और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी देखने के बाद हम कहते हैं अदर लाइट इज इमिटेड इन द विजिबल रीजन, IR रीजन और UV रीजन। तो उसके आधार पर हम उस मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। मैं पुनः एक बार आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, बार बार नेचर की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। नेचर असिस्टेड साइंस लर्निंग, रिसर्च लर्निंग एटीट्यूड की तरफ मेरा विशेष झुकाव होता है। मैं पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, आपने पीकॉक देखा होगा, आपने बटरफ्लाई देखा होगा, ये इसका जो अपीयरेंस है ये फोटोनिक, एक तरह से फोटोनिक प्रॉपर्टी है, नैनो फोटोनिक्स का विषय है, ल्यूमिनेसेंस का विषय है। कि बटरफ्लाई विंग्स का जो है नेचुरल फोटोनिक क्रिस्टल होता है, क्योंकि उसमें कैडमियम सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स का असेंबली होता है। इसी तरह पीकॉक के फीदर में भी जिंक सल्फाइड नैनो मटेरियल्स का असेंबली होता है। तो ये नैनो स्ट्रक्चर बिहेवियर के कारण नेचर में इसका ल्यूमिनेसेंस एक यूनिक है, जिसमें जो नैनो स्ट्रक्चर के आधार पर ही डिफाइन किया जाता है। तो नेचर को हम देखें तो नेचर असिस्टेड साइंस लर्निंग से हमें एक अभिरुचि विशेष रूप से जगेगी। अब जब ये बातें हम देख लेते हैं कि मटेरियल्स में ये ऑप्टिकल बिहेवियर है, तो ये इक्विपमेंट जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मेजर करने का, ये हमारे पास UV विजिबल NIR स्पेक्ट्रोमीटर से यूज़ करते हैं, डायनामिक लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल साइज एनालाइजर से भी करते हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस मेजरमेंट फैसिलिटीज़ विद टेम्परेचर वेरिएशन से भी हम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास और सारी चीज़ें हैं, DLS एंड जेटा पोटेंशियल, ये सारी चीज़ों से भी हम इसकी मेजरमेंट। और ये जो मल्टी कलर पिक्चर्स दिख रहा है,
ये भी हम कह रहे हैं कि ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंट कलर्स का अपीयरेंस का मतलब है कि पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट है। मैं पिछली क्लास में चर्चा किया था, गोल्ड येलो कलर होता है, लेकिन गोल्ड येलो कलर को आप ये हरा में भी पा सकते हैं, ब्लू में भी पा सकते हैं, रेड में भी पा सकते हैं। यानी गोल्ड जो है वो हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीले भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स द साइज ऑफ द गोल्ड नैनो पार्टिकल्स कितना है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी एंड द साइज, पर्टिकुलरली साइज ऑफ द मटेरियल। और उस साइज को हम XRD से, TEM से, SEM से मेजर करते हैं। अब सेम ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी गोल्ड का मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कहा था बल्क स्टेज में पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो गोल्ड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री हैं, लेकिन जब वो साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का फ्रीडम वैसा नहीं होता है जैसा बल्क साइज में होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिएक्शन की क्षमता होती है, उसका जो रिएक्ट डिफरेंटली करता है लाइट से, इसलिए उसका कलर जो है अलग होता है। सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस की भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये भी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल नैनो पार्टिकल्स में सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब हम एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करते हैं तो वहाँ से हमारा जो लाइट इमिट होता है और हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस अपना इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना वेव है और जो इमिटेड रेडिएशन का वेव है, दोनों वेव कैरेक्टर्स जब मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। सरफेस पर प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको हम सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल इमेजिंग में इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब लाइट निकलता है तो किसी बायोलॉजिकल सेल्स का वो इमेज ले सकता है और उस इमेज के आधार पर हम उस सेल्स का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसका प्रेजेंट स्टेटस को भी बता सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है हमारा थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जब हम मटेरियल को जिस समय बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल प्योर नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल है। तो कितने बजे आपसे क्वेश्चन पता होते हैं कितने टेम्परेचर पे आपने बनाया, तो वह 400 पे बनाया, 5 पे बनाया, 1000 पे बनाया। तो आखिर उस टेम्परेचर पे वह मटेरियल क्यों प्योर फेज बना, इसके लिए हम थर्मल एनालिसिस करते हैं। तो थर्मल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस इक्विपमेंट्स हैं, DC, इसको DTA कहते हैं, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर है, DSC है, हमारे पास डायलोटोमीटर्स है। इस तरीके से हम पूरा क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं। और मेजरमेंट के बाद हम कहते हैं कि जब उसका हम DTA TGA कर्व को प्लॉट करते हैं तो हम कहते हैं कि इस मटेरियल पे कंप्लीट डिकम्पोजिशन मटेरियल्स का हुआ। अब मैं एक आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये हमारा मेरे ही ग्रुप के रिसर्च ग्रुप का मेजरमेंट है। अगर इसमें मैंने 450 डिग्री पर एक मटेरियल्स को बनाया था, ये निकल जिंक फेराइट नैनो पार्टिकल्स है। इसमें क्या दिख रहा है कि 450 डिग्री पर जो है कंप्लीट ग्रोथ हो रहा है, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद का जो ग्रोथ है, न्यूक्लिएशन ग्रोथ, और 450 के पहले का जो न्यूक्लिएशन ग्रोथ है वो टोटली डिफरेंट है। तो न्यूक्लिएशन ग्रोथ जो मैकेनिज्म है क्रिस्टल का, बिफोर एंड आफ्टर 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आर डिफरेंट। तो यहाँ से वो टेम्परेचर को डिटरमाइन हम लोग करते हैं, फिर थर्मल एनालिसिस में हम जाते हैं, वहाँ से हम उसकी एंथैल्पी को देखते हैं, उसके हम थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर्स को देखते हैं। तो इस तरीके से थर्मल एनालिसिस का भी बहुत बड़ा रोल है मटेरियल्स प्रॉपर्टीज में। हाँ, तो उसी के आधार पर हम फिर मटेरियल्स को आगे चर्चा करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा। तो देन अभी तक हमने आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ों को, और इस प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने में कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स यूज आते हैं उसका भी मैंने ब्रीफ से चर्चा करते गया। वो ये अपने आप में एक अलग विषय है। और उसके बाद मैंने देखा किस तरह के स्ट्रक्चर के चेंज होने से मटेरियल्स का बिहेवियर बदलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेज आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आती है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज होती है।
तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम एक ऐसे मटेरियल्स को बनाएं जो कि एनर्जी मटेरियल्स हो, उसका सोसाइटी में कुछ यूज हो। किसी भी तरह का रिसर्च होता है, उस रिसर्च का एक एनालिसिस करना एक अपने आप में बड़ा काम जरूर है, लेकिन अगर उस काम को हम एक वो समाज के उपयोगी के लिए बनाते हैं तो वो बहुत ही और अच्छा कार्य होता है, वो परोपकारी कार्य होता है, समाज को एक नई दिशा मिलती है। शोध कार्य अपने आप में एक पुण्य कार्य है, लेकिन उस शुद्ध कार्य से अगर उद्योग को, समाज को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, वो अति परोपकारी कार्य माना जाता है। तो इसलिए हम रिचर्ड फाइनमैन की इस बातों को बहुत याद करता हूँ कि देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ रूप एट द बॉटम। ये हमारे फाइनमैन साहब ने कहा कि जब हम छोटे स्केल पे जाते हैं, बॉटम पे जाते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हमें मिलती है, एटॉमिक लेवल पर, मॉलिकुलर लेवल पर। इसलिए एटम्स का स्टडी करना, मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना जो है, क्वांटम साइंस का भी, क्वांटम पार्टिकल्स के लेवल पे जाना जो है, बहुत ही विज्ञान की गूढ़ गाथाओं को खोलता है, और उसके आधार पर हम बिहेवियर को, गुण को बताते हैं। और प्रकृति की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रकृति को को समझते हुए रिसर्च करने से आप में एक अति संतुष्टि होगी। इसलिए कहा जाता है एक साइंटिस्ट जो होता है नेचुरल फिलासफर भी होते हैं। तो धन्यवाद, आज बस इतना ही।